पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट के 3 प्रकार होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में देखे थे कि किसी व्यक्ति, संस्थान, कंपनी, फर्म इत्यादि के खाते को व्यक्तिगत खाता या पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। इसके बाद आप देखे थे रियल अकाउंट, व्यापार के सभी प्रकार के संपत्ति के खाते रियल अकाउंट कहलाते हैं। और नॉमिनल में देखे थे कि व्यापार के सभी प्रकार के खर्चे, हानि और फायदा, लाभ, इनकम, इस सभी खाता को जो सो नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। उस सभी अकाउंट में हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, जैसे परचेज अकाउंट रियल का हो गया, क्लोजिंग स्टॉक रियल का हो गया, कंप्यूटर अकाउंट रियल का हो गया, HDFC बैंक अकाउंट पर्सनल का हो गया, सैलरी अकाउंट एंड रेंट अकाउंट ये नॉमिनल का हो गया। तो किस स्थिति में इसे आप क्लासिफिकेशन करेंगे कि परचेज है, रियल है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, इस चीज को आप कैसे समझेंगे अकाउंट को देख करके कि कौन सा पर्सनल होगा, कौन सा रियल होगा और कौन सा नॉमिनल होगा। तो इस चीज को हम देखते हैं। तो कुछ परिभाषा उस अकाउंट से संबंधित यहाँ पर दिया गया है कि उसे आप आसानी से पर्सनल, रियल और नॉमिनल में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आप देखे थे पर्सनल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट एक एग्जाम्पल दिया हुआ था। तो कैपिटल अकाउंट कब लिखा जाएगा पर्सनल में? कैपिटल अकाउंट में होता क्या है? तो कैपिटल अकाउंट जो है ये कहता है व्यापार में मालिक जो धन या नकद लगाता है, जो धन लगाया जाता है मालिक के द्वारा बिजनेस में, या जो नकद कैश दिया जाता है बिजनेस में, उसे पूंजी का खाता कहा जाता है, कैपिटल का खाता कहा जाता है। धन आप एसेट्स भी लगा सकते हैं, कोई संपत्ति आपके पास पहले से रखा हुआ है, उसी से आप बिजनेस चालू कर लिए। कैश जो आप नकद दे रहे हैं आप वो भी दे सकते हैं, तो उसे पूंजी का खाता कहेंगे हम लोग। मालिक जो पूंजी दिया, पूंजी के रूप में रोकड़ा या कोई वस्तु, पूंजी के रूप में रोकड़ा, कैश या कोई वस्तु जैसे मशीन, भवन, जमीन इत्यादि हो सकता है। तो पूंजी जो है सो कैश दे सकते हैं या उस बदले में कोई वस्तु आप दे सकते हैं। अब जैसे कभी कभी बिजनेस में क्या होता है कि कोई 2 व्यक्ति हैं पार्टनर में, उनके पास सारा कैपिटल अवेलेबल है, सर्विस वो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको चला नहीं पा रहे हैं, तो पूंजी वो लगाए और किसी और व्यक्ति को रखेंगे, आप पार्टनर पर रहिए और चलाइए, आप उसमें 50-50 जो प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड कर देंगे। ऐसा भी बिजनेस होता है। तो कैपिटल सारा लगाया गया वहां पर, उनके पास संपत्ति पहले से अवेलेबल था। अब मान लीजिए ये भी बिजनेस में हो सकता है कि किसी के पास संपत्ति या एसेट्स या मशीन पहले से अवेलेबल है। बिजनेस ऐसा भी चलता है जिनके पास, किसी के पास कुछ एसेट्स है, कुछ संपत्ति है, अपना बिल्डिंग है, जमीन है, लेकिन किसी दूसरे के पास में कैश है, किसी दूसरे के पास में कैश है और दूसरे के पास में जमीन है, भवन है। कैपिटल अकाउंट जो है इसको देख लिए कि पूंजी किसी भी तरह से दिया जा सकता है, चाहे वो पार्टनरशिप पर भी दिया जा सकता है, कोई मशीन दे सकते हैं तो कोई कैश दे सकते हैं। अगला देखते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या होता है और कैश अकाउंट कब लिखेंगे? अब ध्यान दीजिए, कहता है रोकड़ा खाता, जो भी नकद रुपया किसी भी माध्यम से व्यापार में आता या जाता है, जो रुपया या नकद किसी भी माध्यम से व्यापार में आता है या जाता है, इसे इस खाते में लिखा जाएगा और इसे रोकड़ा यानी कि कैश का खाता कहा जाएगा। अब कैश कब कैसे आएगा? जैसे कि आप बिजनेस चला रहे हैं, आप सामान को सेल किए, वो व्यक्ति आपको कैश दिया, तो कैश आपके बिजनेस में आया,
उसको कैश के खाता में लिखेंगे। आप सामान परचेज किए, उसके बदले में आप कैश का पेमेंट किए, उसको भी आप कैश के खाता में लिखेंगे। लेकिन आप सामान सेल किए और वो व्यक्ति आपके फोन पे पर पैसा भेज दिया, अभी तो डिजिटल चल रहा है सब कुछ ट्रांजैक्शन, वो आपको कैश न दे करके ट्रांजैक्शन कर दिया क्यूआर कोड पे या आपके फोन पर, या आपको चेक दे दिया, तो वो उसको इस स्थिति में हम कैश नहीं लिख सकते हैं। उस स्थिति में लिखाएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि वो पैसा आपके कैश आपके पास नहीं रह रहा है। कैश जब ये आएगा तो व्यापार में रुकेगा, वो जाके रुक कहाँ रहा है? बैंक में। बैंक जो आपका अकाउंट है उस बैंक अकाउंट में जाकर के रुक रहा है। अब वहां पर क्लासिफिकेशन और भी कर सकते हैं कि एसबीआई अकाउंट है या सेंट्रल अकाउंट है, फिर अदर बैंक्स, जो भी आपके पास अकाउंट्स बिजनेस के लिए है उस अकाउंट में जा रहा है या कहीं और जा रहा है। अब मान लीजिए 4 क्यूआर कोड लगाए हुए हैं, एक लगा दिए कैनरा बैंक का, एक लगा दिए सेंट्रल बैंक का, एक लगा दिए एसबीआई का, एक लगा दिए एक्सिस बैंक का। 4 क्यूआर कोड लगा हुआ है, तब किस क्यूआर कोड को पैड किया है? अब जिस बैंक का पैसा उसमें गया है, जिस बैंक में गया है उस बैंक अकाउंट को मेंशन करेंगे हम लोग, ना कि उसे कैश में मेंशन करेंगे। तो इस स्थिति में कैश बिल्कुल नहीं लिखना है। यदि कमीशन आपको कैश मिल रहा है, कमीशन कैश मिल रहा है, तो आप लिखेंगे उसे कैश अकाउंट। यदि वही कमीशन आपको अकाउंट पर दे दिया गया, वही कमीशन के लिए आपको चेक दिया गया, गिफ्टेड चेक, गिफ्ट में आपको दे दिया, चेक दे दिया, इतना रुपया आपको मिल गया, आप सामान खरीद लीजिएगा, तो वो पैसा आप कहाँ लेंगे? बैंक अकाउंट में जमा होगा। तो उस स्थिति में जमा हो वहां मेंशन करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट को मेंशन करेंगे, ना कि कैश करेंगे मेंशन। डिस्काउंट कभी भी कैश में नहीं होता है, डिस्काउंट कभी भी कैश में नहीं होता है। डिस्काउंट जब भी होता है, आप जब सामान खरीदते हैं, कोई परचेज करते हैं और सेल करते हैं, तो जो एमआरपी है उसे लेस करते हैं डिस्काउंट परसेंट से। जैसे आप एक्सेल में सीखे थे, डिस्काउंट परसेंट लेस करना ऑन एमआरपी। एमआरपी जो था उस पर डिस्काउंट परसेंट 30%, 20%, 50% आप लेस करते हैं, छूट देते हैं। ये नहीं कि आप उसको पहले पूरा पैसा ले लिए और फिर उसमें से घुरा कर दे रहे हैं, वापस करके दे रहे हैं, ये नहीं होता है। क्योंकि डिस्काउंट जब भी होता है तो इनवॉइस बनता है, डिस्काउंट के साथ बनता है, और जो उसका फाइनल अमाउंट आया वही आपको रिसीव करना होता है। तो ये देख लिए यहां पर कैश अकाउंट, आगे है परचेज अकाउंट, परचेज। अब कहता है क्रय खाता, व्यापार में जो भी माल बेचने के लिए खरीदा जाता है, ध्यान रखिएगा, व्यापार में जो भी माल बेचने के लिए खरीदा जाता है उसे क्रय खाता में लिखा जाता है और इसे क्रय का खाता कहते हैं। अब व्यापार में बहुत सारा सामान आप खरीदेंगे, लेकिन कुछ ऐसा भी सामान होगा जिसको बेचना नहीं है, जिसको व्यापार के यूज के लिए खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर हो गया जो आप बिलिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपका दुकान है कंप्यूटर का है, सेल एंड सर्विस, आप कंप्यूटर ही बेच रहे हैं कस्टमर को, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? तो वहां पर क्या करना है आपको कि जो आप सामान काउंटर पर यूज करने के लिए रखे हैं, बिलिंग करने के लिए खरीदे हैं, उसको लिखेंगे हम कंप्यूटर अकाउंट। यानी कि मान लीजिए आप 50,000 रुपए व्यापार का खर्चा किए, तो वो किस काम के लिए खर्चा किए? तो परचेज तो किए, तो जो परचेज में उसी को लिखेंगे जिसको बेचना है। लेकिन यहां पर क्या एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं, उसको बेचना तो है नहीं, पर्सनल यूज के लिए खरीदे हैं, व्यापार के यूज के लिए खरीदे हैं, पर्सनल यूज नहीं, व्यापार का बिजनेस पर्सनल यूज हो गया। बिजनेस अकाउंट तब नहीं लिख सकते? नहीं, बिजनेस में आप किस काम के लिए खर्चा किए? आप बिजनेस में खर्चा किए, लेकिन बिजनेस में आप किस काम के लिए खर्चा किए हैं? आप बिजनेस अकाउंट तब लिख सकते हैं जब आप इस अकाउंटिंग का जो पर्पस पढ़े हैं, रूल्स कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इस चीज में एक भी कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं, तब
जो इस चीज को नहीं जानता है सीधे कहेगा कि हम बिजनेस में खर्चा किए 50,000 रुपया। कहाँ किए उस सबने मेंटेन मेंटेन वो भी कर देगा कि बिजनेस के लिए हम 50,000 कंप्यूटर खरीदे, लेकिन उससे उसको प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब है ही नहीं। सेल अकाउंट, विक्रय खाता, व्यापार में खरीदा गया जो भी माल बेचा जाता है, मतलब बेचने के लिए खरीदा गया जो माल था उससे यदि हम बेचते हैं तो उसे सेल अकाउंट यानी कि विक्रय के खाता में लिखेंगे या उसे विक्रय का खाता कहेंगे। अब यहां पर आप जो परचेज करके लाए उसे बेचे तो वो क्या हो गया, सेल अकाउंट। लेकिन कुछ ऐसा भी होगा सामान जिसको आप बेचने के लिए नहीं खरीदे थे, जो यूज करने के बाद स्क्रैप हो गया, खराब माल उसको बेचते हैं, बंगाल वाले के हाथों बेचते हैं, तो उसको भी तो बेचते हैं, वो भी तो वजन करता है, वो भी हमें पैसा दे रहा है, और उस सामान को भी हम कभी न कभी खरीद कर तो लाए थे। तो जब खरीद कर लाए तो उस समय परचेज लिखे थे, नहीं लिखे थे। उस समय आप कंपनी को दिखाया, व्यापार को दिखाया कि हमारा 50,000 रुपये कंप्यूटर में खर्चा हो गया कंप्यूटर के लिए। उस समय था वो व्यापार का यूज के लिए। यदि वो कंप्यूटर आज खराब हो गया, उसको बंगाल वाले के हाथ बेच रहे हैं, या उसी कंप्यूटर को हम सेकंड हैंड में बेच देते हैं, उसी कंप्यूटर को सेकंड हैंड में बेच देते हैं, तो वो बेचने के लिए नहीं लाए थे लेकिन बेच रहे हैं। तो उस स्थिति में जैसे आप परचेज करके लाए बिजनेस के लिए तो लिखे थे कंप्यूटर अकाउंट, इसी तरह से यहां भी लिखा जाएगा कंप्यूटर अकाउंट ही सेल पार्ट में, कि जो आप खरीद कर लाए उसी को बेच रहे हैं। वो पैसा बदले में प्राप्त जो होगा तो वो कैश आपके बिजनेस में आएगा। तो वो बिजनेस में कैश आया कहां से, क्योंकि आप सामान तो बेचे नहीं है, आप जो पर्सनल यूज का था उसको बेचे हैं। उसको जब बेचे हैं तो वहां पर आ जाएगा कंप्यूटर अकाउंट ही फिर आएगा। अब जैसे न्यूज़पेपर आप लेते हैं पढ़ने के लिए, आप एक्सपेंस दिखाते हैं बिजनेस को कि न्यूज़पेपर बिल में इतना हम एक्सपेंस किए, पैड किए हैं। एक गया दूसरा परेशान करके छोड़ रखा है। चलिए देखिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा वीडियो में देखें, कोशिश करें आवाज हटाने का उसका। लेकिन उसी न्यूज़पेपर को आप बेचते हैं महीने 2 महीने पर, 2 केजी 4 केजी 5 केजी बेचते हैं, 100-150 रुपये प्राप्त होता है आपको। लेकिन उसके लिए आप एक्सपेंस कितना किए हैं, फॉर एग्जाम्पल 200 पर मंथ, 150 पर मंथ। लेकिन आपको 2-3 महीने के बाद आपको 100 प्राप्त हो रहा है, बेचने के बाद 100 आपको मिल रहा है, तो उस 100 को आप लिखेंगे बिजनेस के प्रॉफिट अकाउंट में। न्यूज़पेपर बिल सेल लिखेंगे, न्यूज़पेपर सेल करेंगे, वो इनकम के तौर पर अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। फिर हम आगे चलेंगे तो उस क्वेश्चन को कैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे क्लासिफाइड करेंगे, इस चीज को भी देखेंगे। तो जो सामान बेचने के लिए लाए थे उसको तो बेच ही लिए, उसको तो सेल में लिख ही दिए, और जो परचेज किए बेचने के लिए उसको तो परचेज में ही लिख लिए। लेकिन जो बेचने के लिए नहीं खरीदा गया था उसको लिखे, हम सामान के साथ लिखेंगे। अब जैसे इसी में आपको दिया हुआ होगा एक साइकिल के अकाउंट के लिए, परचेज ए साइकिल फॉर बिजनेस यूज। एक बिजनेस के चलाने के लिए, बिजनेस के यूज के लिए, मान लीजिए आप एक स्टाफ को रखे हुए, उसको कहीं भेजते हैं कलेक्शन में, पूरे मार्केट में ही, निकट में ही है, चाहे दूर में जाए तो उसको साइकिल भी दे सकते हैं, वो साइकिल से भी जा सकता है। वो जब कलेक्शन के लिए जा रहा है तो उस स्थिति में आप उसके लिए एक साइकिल खरीदिए, वो कहा कि हम पैदल नहीं जाएंगे। स्टाफ भी है 5 स्टार, वो पैदल नहीं जा रहा है, कहता हम पैदल नहीं जाएंगे, या तो हम ऑटो से जाएंगे, तो साइकिल से गाड़ी दीजिए हमको। अब ऑटो आप दे रहे हैं उसको जाने के लिए, तो ऑटो का किराया पेड करना होगा आपको। तो वो किराया जब पेड करेंगे, किसका खर्चा हुआ, बिजनेस खर्चा हुआ। तो आप क्या सोचे कि हम 15-20 रुपये रोज देंगे ऑटो खर्च के लिए, और 1 साल में ये 4-5 हज़ार रुपये खर्च करवा ही लेगा हमसे, उससे बेटर है कि 4 हज़ार की साइकिल खरीद देते हैं।
जैसे सेकेंड हैंड खरीद लेते हैं। आप सेकेंड हैंड खरीद लीजिए या नया खरीद लीजिए, ठीक है। तो कुछ भी खर्च किए तो पैसा किसका गया? बिजनेस का। बिजनेस का गया ना, मालिक का थोड़ा गया, बिजनेस का पैसा गया। तो उसके लिए आप बताए कि बिजनेस के लिए हम खर्च किए साइकिल के लिए, तो उसको तो हम बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं। साल 2 साल 4 साल 5 साल वो चढ़ेगा, उसको टूटे फूटेगा, फिर उसको बनाया जाएगा, भी रिपेयर भी किया जाएगा। तो इसीलिए उसको लिखेंगे हम साइकिल अकाउंट स्पेशल लिखेंगे, नॉट ए परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट देख लिए और सेल अकाउंट देख लिए, साथ ही सेल रिटर्न अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट। अब देखिएगा परचेज रिटर्न, जो परचेज आप किए हैं उसी का अपोजिट थोड़ा सा चेंज है। व्यापार में खरीदा गया माल जो वापस दिया जाता है, आप जो बेचने के लिए खरीदे थे लेकिन न बेच करके आप जहां से खरीद कर लाए उसे पुनः वापस कर दिए, आप जहां से खरीद कर लाए उसे पुनः वापस कर दिए, तो उस स्थिति में परचेज रिटर्न होगा। आगे देखते हैं सेल रिटर्न अकाउंट, विक्रय वापसी, व्यापार में बेचा गया माल जो वापस लिया जाता है, जो कस्टमर आपसे सामान खरीद कर ले गया, कल किसी कारणवश कहता है कि हमको ये सामान पसंद नहीं है, आप कहते हैं बदले में रिप्लेस कर लीजिए ना, लेकिन वो लेना ही नहीं चाहता है, कहता हम लेंगे ही नहीं है, आप रख लीजिए, तो वो वापस हो गया। वो आप क्या किए? वापस कर लिए जो बेच चुके थे, सेल रिटर्न हो गया वो। तो परचेज रिटर्न, जो सामान बेचने के लिए खरीदा गया लेकिन उसे पुनः वापस दे दिए जहां से हम खरीद कर लाए थे। सेल रिटर्न, जो सामान हम बेच चुके हैं कस्टमर के हाथों, वो कस्टमर में जब पुनः वापस कर रहा है तो उसे लिखेंगे सेल रिटर्न अकाउंट में। आज के क्लास में इधर देते हैं, आगे देखेंगे अगले क्लास में।